नमस्कार, आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं देवकर्ण गंडास। जी हाँ, मैं आपको इनके परिचय के बारे में बता दूं कि ये वर्तमान में शिक्षा विभाग राजस्थान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। हम इनसे जानेंगे कि रीट परीक्षा है वो कब होने वाली है और आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से आपके मन में काफी सारे प्रश्न उठ रहे थे, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार विनोद जी सर। बहुत-बहुत आभार आपने मुझे बुलाया अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे मौका दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप जैसे एक युवा के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्याख्याताओं के साथ में मिलकर हम यहाँ पर लाइव रूबरू हो रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और यहाँ पर वर्चुअल आप लोगों से कनेक्ट होकर इस प्रकार से सभी लोगों के साथ में बातें कर सकते हैं और अपने मन की बातें और अपने विद्यार्थियों की बातें आपके साथ में साझा कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल विनोद भाई। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों का है कि रीट है, उनको तो एक बार जी, छोड़ दीजिए आप। रीट जी, जी, जी। रीट को छोड़कर अब आप बताइए कि अब तो पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा हमारा। तो ऐसा क्या करें जी। जिनके कारण पढ़ने में आनंद आने लग जाए? ऐसा क्या हो सकता है इस कोरोना काल में? देखिए विनोद भाई जहाँ तक मेरा मानना है, पढ़ाई से मन तब ऊब जाता है जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम पढ़ाई से अपने आप को जैसे हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं, नकारात्मक सोच हो जाती है, तब हमारा मन है वो पढ़ाई से ऊब जाता है। तो बिल्कुल। पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव माहौल हो और एक सकारात्मक सोच हो। कि हाँ जो एग्ज़ाम्स आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम ऑन टाइम होंगे। हालाँकि मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोज़ में या बहुत सारे लोग हैं, वो चर्चा करते रहते हैं कि अच्छा ये एग्ज़ाम नहीं होगा, फलाना एग्ज़ाम नहीं होगा, ढिमकाना एग्ज़ाम नहीं होगा। उससे बच्चों के मन पर क्या है ना कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। हाँ, तो ये तो पढ़ने है। के लिए सबसे ज़रूरी है सकारात्मक सोच का होना, क्योंकि जब आपके पास सकारात्मक सोच होगी तब आप अपने आप अपनी पुस्तकों से जुड़ जाएँगे क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है वो आने वाला है। और जब तक आपके दिमाग में ये ख़्याल रहेगा कि नहीं एग्ज़ाम तो आगे पोस्टपोन्ड होगा, तब आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आपकी दूरी हो जाएगी किताबों के साथ। तो पढ़ने के लिए पहले जो विद्यार्थियों को सबसे ज़रूरी काम करना है, वो करना पड़ेगा कि वो अपना एक सोच को सकारात्मक बनाएँ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लग जाएँ अध्ययन के लिए और ये सोच कर लगे कि हाँ, एग्ज़ाम अपने तय समय पर ही होना है। बिल्कुल तो इस सही कहा यही आपने। एक तरीका चलिए यही एक तरीका है। हम हमारे टॉपिक पर जी, आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रीट से संबंधित था। तो रीट जी, की जी। तैयारी अब हम कैसे करें इस स्थिति के अंदर? घर से बाहर भी नहीं जा सकते। इस कोरोना काल जी। के अंदर रीट की तैयारी कैसे करें? अ, बड़ा आपका अच्छा सवाल था कि ये जो कोरोना का समय है, महामारी का दौर है, तो सबसे पहले तो मैं यही दुआ करूँगा कि आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों यही कह रही हैं कि आप जब तक घर पे रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखेंगे। अब रही रीट की तैयारी की बात, तो विनोद भाई चूँकि बड़े लंबे समय से ये भर्ती परीक्षा है वो तैयारी में चल रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसकी डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम 25 अप्रैल थी बिल्कुल। और बच्चे पूरी तरह तैयार भी थे, लेकिन चूँकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर वो थोड़ा डिस्प्यूट हो गया बिल्कुल। और इसकी डेट है वो आगे बढ़ाकर जून में कर दी थी। आज कुछ मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स आई थी जिसमें ये डोटासरा जी जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आ रहा था कि 20 जून को हम नहीं करवा पाएँगे। हाँ, बिल्कुल ये तो तो संभव नहीं है। जी, 20 जून को जब एग्ज़ाम संभव नहीं होता तो अब यहाँ पर जो अगला पॉसिबल एग्ज़ाम है, अगर ये दौर जो कोरोना महामारी का है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, केसेज़ कम हो जाते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग सितंबर के लगभग ये परीक्षा हो जानी चाहिए। क्योंकि जो ही ये दौर कम होगा, तो बच्चे आवाज़ बुलंद करेंगे पेपर के लिए। तो बिल्कुल। अगर सितंबर को अपन एक टारगेट मान के चले कि हाँ, सितंबर में परीक्षा होगी, तो इसके लिए सबसे पहला और ज़रूरी जो काम है, वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई को जो निरंतरता थी, उसको ना तोड़ें। चूँकि हर एक बच्चा अब कोई नया बच्चा नहीं है यहाँ पर। तैयारी करने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो बिल्कुल अब जुड़ेगा, अब एक साल जुड़ेगा। से लगातार तैयारी कर रहे हैं, कम से कम ये तो हमारा मानना है।
बिल्कुल। तो मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनके लिए चूँकि सिलेबस को लेकर बात करना या फिर टॉपिक्स को लेके बात करना मेरे हिसाब से उतना बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि हर एक इंसान ने उस हिसाब से तैयारी की है। तो अब इसमें ये जो दौर है, हाँ, इसमें मैं आपको पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस टाइम टेबल बनाएँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके, क्योंकि आज जी, का तो दौर है, उसमें हम जी। लगातार नहीं पढ़ सकते, तो टाइम टेबल किस रूप में बनाना चाहिए ताकि हम सही रूप से पढ़ पाएँ? जी, जहाँ तक देखिए मेरा मानना है कि चूँकि यहाँ पर आपके पास 2 तो लैंग्वेज होती हैं, है ना? फर्स्ट बिल्कुल, और सेकंड, 2 बिल्कुल, लैंग्वेज हो गया, साथ में पेपर हो गया, साथ में शिक्षा मनोविज्ञान हो गई। तो आपको अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए कि आप कम से कम पर डे 8 घंटे कम से कम निकालें। क्योंकि जो बच्चे अपना चयन करवाना चाहते हैं, देखिए पोस्टें सीमित हैं। बिल्कुल, मात्र 31,000 पोस्ट हैं, उनमें भी कई सारे डिवाइडेशन हो जाएँगे, L1 अलग हो जाएगा, L2 अलग हो जाएगा, फिर L2 में सामाजिक अलग जाएगा, विज्ञान अलग जाएगा, अंग्रेजी अलग जाएगा। तो हर एक के हिस्से में लगभग 700, 800, 1000 पोस्ट आनी है। तो पोस्टें बहुत सीमित हैं। तैयारी करने वाले हमारे साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम आज इस दौर में अगर वो 8 घंटे अपना समय निकालते हैं, 8 घंटे के लिए आपको दोनों लैंग्वेज को समय देना पड़ेगा प्रॉपर रूप से। आपको अपने सब्जेक्ट को पूरा समय देना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कम से कम अपना एक शेड्यूल इस हिसाब से बनाएँ कि सप्ताह के 5 दिन वो पढ़ें। बिल्कुल। और सप्ताह के अंतिम जो आखिरी 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में वो अपना पूरा रिवीजन करें कि हमने क्या पढ़ा था। अक्सर ये हमारे जो साथी हैं, जो नए साथी हैं, जो भर्ती परीक्षाओं में नए-नए आते हैं, वो गलती यहाँ पर करते हैं कि वो कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं। वो अपने आप को रिवीजन नहीं करते, अपने आप को रिवीजन के लिए समय नहीं देते और यहीं पर वो मात खा जाते हैं। चूँकि आपने देखा होगा, आप अनुभवी हैं, अगर हम 1 महीने तक कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, हमने अपना सिलेबस मान लीजिए पूरा कर लिया, लेकिन हमने दोहराव नहीं किया, तो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था, वो तब भूल जाते हैं जब हम तीसरे टॉपिक पर पहुँच जाते हैं। एक बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार पढ़ना, या फिर इससे भी मैंने देखा है कि हम स्कूली शिक्षा के अंदर हमेशा जी। प्रार्थना बोलते आते हैं। जी, जी, जी। विद्यार्थी होते हैं उस समय, हम सबसे पहले प्रार्थना स्थल पर जाते हैं और हमेशा एक ही प्रार्थना बोलते हैं लगभग, जी। और वो भी हमें याद नहीं रह पाती, वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ। जी, जी, तो जी, जी। ऐसा क्या कारण है कि रोज़ाना वो रिवीजन होता है उसका, फिर भी वो याद नहीं रहती, और ऐसा क्या हो सकता है कि सब कुछ याद जी। रहना शुरू हो जाए? देखिए, अगर आपके दैनिक जीवन में कोई चीज़ रेगुलर तरीके से आ रही है और फिर भी अगर वो याद नहीं रहती, तो इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ एकाग्रता की कमी, बिल्कुल। है ना? बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते, अपना माइंड है उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, अगर बच्चे कई बार हाँ, हमने देखा है कि अ, कोई बात कर रहा है, हम उसके साथ में जाके बात करने की सोचते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि इसने बोला या नहीं बोला। एकाग्रता की जी, वजह से जी, वो बिल्कुल। कहीं दूसरी जगह पर खोया रहता है। जी, बिल्कुल। मैं अपना आपको एक निजी अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ एक साथी थे मेरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब मैं सिक्कर था, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, तब जी, मैंने देखा था कि वो लगभग दिन में 12 से 13 घंटे कंटिन्यू पढ़ते थे और फिर भी वो चयन से वंचित हो जाते हैं हर बार। तो उनका मैंने जब नोट किया तब मैंने ये देखा कि कंटिन्यूटी में, जैसा अभी आपने कहा कि लगातार और सतत पढ़ना, ये कोई बिल्कुल, विकल्प नहीं होता है। आप कंटिन्यू पढ़कर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे लगातार पढ़ें तभी जाकर हो पाएगा। आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं और अगर एकाग्र होकर और तन्मयता से पढ़ते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं, तब आप मात दे सकते हैं उस शख्स को जो 12 घंटे पढ़ता है बिना रिवीजन के। तो ज़रूरी है दोहराव, मेरा ये मानना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सैटरडे मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा, जी, जो भी आपने मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा या लैंग्वेज पढ़ी, आपने सैटरडे को स्टार्ट किया उसका दोहराव। 4 दिन आप 5 दिन आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, 5वें दिन आपने जो पढ़ा उसका आपने जो मुख्य बिंदु थे उनका दोहराव किया या फिर उनका एक नोट्स के तरीके से बना लिया और संडे को भी आपने वही रूटीन अपनाया। हाँ, संडे आपके लिए अगर आप चाहें तो सुरक्षित रख सकते हैं, आप बाहर जाने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, है ना? या फिर उन चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते।
तो आपके पास होता क्या है कि 5 दिन में आपने जितना पढ़ा है उसको आपने 2 दिन में रिवाइज किया। फिर अगले 5 दिन में जो पढ़ा, उसका रिवीजन हम जब अगले सैटरडे और संडे को करते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है पिछले सप्ताह का और इस सप्ताह का। बिल्कुल। क्योंकि हम पिछले सप्ताह मुख्य मुख्य बिंदु बना चुके हैं, हमने उनको वापस रिपीट किया और इस सप्ताह के मुख्य बिंदु बनाए। तो 1 महीने में आप 8 दिन रिपीटेशन मोड पे चलते हैं, और 8 दिन का मतलब होता है कि आपने जितना जो कुछ पढ़ा है उसको आपने 4 बार दोहराव किया, और 4 बार दोहराव का मतलब होता है कि आप लगभग 60% उसका हिस्सा है वो याद कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आजकल दोहराव जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। आजकल इस कोरोना काल के अंदर हम लगातार एक नाम सुनते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। तो जी, इनसे मेरे मन में एक सवाल आया, इसी नाम के आधार जी, पर वो याद आ गया। तो ये जी, सोशल मीडिया है हमारा, इनसे किस जी, प्रकार बचे हम? क्योंकि आज का जो युवा है, चाहे बच्चे हो, अ, जी, उठते से पहले ही आंखें धोने से पहले ही मोबाइल को चेक करते हैं, कि व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, फेसबुक को देख जी, जी, लेते हैं, जी। बाकी कुछ नहीं करते। सबसे पहले वो देखना एक आदत सी बन गई है आज के जमाने में युवाओं की। तो इनसे किस प्रकार बचे हम? देखिए विनोद भाई, जहां तक मैं मानता हूं, मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूं, आज के ज़माने में स्मार्टफ़ोन का विरोधी भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मैंने अक्सर ये देखा है कि आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया एक ऐसा पहलू है जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम उपयोग में लेना चाहिए। साथ ही साथ जैसे चिड़चिड़ापन भी इससे बढ़ा है मैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पर होता क्या है अक्सर कि जब आप जैसे अभी जो दौर चल रहा है उसमें अपन चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, अकेले रहते हैं। आप अकेले रहते हैं तो आप वीडियोज़ देखते रहते हैं, और चूँकि जो कॉमेडी के वीडियो हैं या फिर जो डबल मीनिंग्स वीडियो हैं, वो गुदगुदाते हैं, आदमी को हँसी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। तो इंसान वहाँ पर क्या होता है ना कि अपने आधे घंटे के बजाय 4 घंटे वहाँ पर बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। और जो 4 घंटे उसको तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को पढ़ाई में उपयोग में लेने चाहिए थे, वो वहाँ पर बर्बाद कर चुका होता है। हालाँकि जैसे आपने देखा है यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी क्वेरीज़ को हल कर सकता है। आज जब हम कहीं पर जा नहीं सकते, तो हम वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को हल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ढेरों बि, वीडियोज़ मिल जाते बि, हैं। बिल्कुल। मैंने पिछले कई वर्षों से अनुभव किया है कि हमें कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर हर एक चीज सॉल्यूशन उपलब्ध बिल्कुल, हो जाता है। बिल्कुल हम सीख सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम हमारे काम की चीज़ को देखें और उसको बंद कर दें। है ना? दूसरा जैसे मैंने देखा है कि आपका जो टेलीग्राम ऐप है, उस टेलीग्राम ऐप पे भी बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पर बड़ी अच्छी सामग्री मिल जाती है बच्चों को। बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपने अपने काम की चीज़ ली और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। अक्सर मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को यही कहूँगा कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो 2 चीज़ों से ज़रूर बचें। पहला फ़ेसबुक और दूसरा इंस्टाग्राम। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें वो हैं जो तैयारी में कहीं पर भी 1% भी उपयोगी नहीं है। हाँ, यूट्यूब आपके काम आ सकता है, टेलीग्राम आपके काम आ सकता है। हो सकता है व्हाट्सएप पर आप अपने दोस्तों से जुड़े हों, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को हल कर सकते हो। लेकिन इन तीनों चीज़ों का भी सीमित उपयोग हो तभी बेटर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास करेंगे तो फिर आप अपनी स्टडी को वक़्त नहीं दे पाएँगे। हाँ, व्हाट्सएप का नाम आ गया तो एक वो मेरे पर्सन मन में आ रहा है कि जी, व्हाट्सएप पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आना, फिर बार बार जी, उसी प्रकार के मैसेज आते हैं। फिर उसको अगर रिप्लाई नहीं दे तो दोस्त कहते हैं कि अभी तक तुम बड़ा हो गया है, तुम इस प्रकार का हो जी। गया है, और अभी रिप्लाई भी नहीं देता। तो इस प्रकार की समस्या से हम किस प्रकार बच सकते हैं? हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए जो आपका दोस्त होते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है, मेरे हिसाब से वो आपको समझता है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमारे दोस्तों को कन्विंस करना पड़ेगा हमें कि भई ऐसा है कि मैं थोड़ा-सा पढ़ाई में बिज़ी हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं दिन में जैसे 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आपने 2 या 3 शेड्यूल बना लिए कि अपन जब बात करनी होगी तो उस वक़्त कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी है, तो आप मुझे फ़ोन कर लें। चूँकि बार-बार व्हाट्सएप को चेक करूँगा तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और शायद मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। हाँ, एक जगह। दूसरी एक चीज़ हाँ, दूसरी एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे अपन उन नोटिफ़िकेशंस को बंद कर दें, है ना? जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ ग्रुप्स हर व्यक्ति के मोबाइल में ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फालतू मैसेजेज़ आते हैं, और जब-जब वो बार-बार पिंग करता है, बार-बार
आवाज करता है तो अपना ध्यान सीधा वहां पर जाता है। एक बड़ा रीजन भी मैं ये मानता हूँ बच्चों के डिस्ट्रैक्ट होने का, कि जब वो पढ़ाई करते हैं तब अपने डाटा को ऑन रखते हैं और मोबाइल को सामने रखते हैं, और जो ही वहां पर कोई नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो उसका ध्यान झट से किताब से हटकर मोबाइल पे चला जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये भी कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज अपने डाटा को ऑफ रखें और उसका सीमित उपयोग करें, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, लेकिन अगर आप इसका उपयोग अच्छे से नहीं करोगे तो आप मात खा जाओगे। ये व्हाट्सएप या कोई अन्य जो सोशल मीडिया एप्स हैं, वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और जितनी ऊर्जा के साथ वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उतनी ऊर्जा के साथ अगर वो किताबों के साथ आए, तो विनोद भाई मैं ये मानता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सफल नहीं हो सकता। हर हमारे व्यक्ति में वो टैलेंट होता है। हमारे काफी सारे विद्यार्थियों के इस समय एक ही सवाल आ रहा है कि क्या लगातार पढ़ना एक उचित कदम है या फिर साथ साथ में टेस्ट वगैरह देना भी जरूरी है? देखिए विनोद भाई, मैं अक्सर ये मानता हूं कि अगर आप अपने आप को जांचोगे नहीं, अपने आप को परखोगे नहीं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। जब एक व्यक्ति अकेला दौड़ता है तो वो हमेशा विनर होता है, लेकिन वो तब तक विनर होता है जब तक वो भीड़ के बीच में नहीं जाता। आपको अपने आप को परखने के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो देनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप साप्ताहिक रूप से एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जहां पर आपके पास, चूंकि लगभग हर टेस्ट सीरीज वाले आपको पहले मैटर देते हैं कि इस सप्ताह है आपका टेस्ट कौन सा होगा, हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा। तो टेस्ट देने से होता क्या है कि आप अपनी तैयारी को परखते हैं। मान लीजिए कि आप 100 बच्चे हैं जहां पर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आप टेस्ट देने गए और आपने देखा कि पहली बार में आपकी रैंक 90 आई, तो आपको पता चला रहे यार, अगर मैं 100 में 90 पे हूं तो इस भीड़ भरे माहौल में मैं कहां पर हूं। अब आपको यहाँ पर काम क्या करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है, कि एक सोच को सकारात्मक बनाना है कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है। 90 को देखकर घबराना नहीं है, मेहनत को बढ़ाना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप टॉप 10 में आए। जब आप टॉप 10 में आओगे तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, और आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं अगले बार भी टॉप करूं। और जब आप टॉप करते हैं तब आपको प्रशंसा भी मिलती है, और प्रशंसा किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाती है। बिल्कुल। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, आप घर पे बैठे रहोगे, मान लीजिए आप घर पे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं, आपने अपने आप को परखा ही नहीं। अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको पता चलता है अरे यार ये तो क्या हुआ। फिर आप, कई बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं इतने घंटे पढ़ा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका कारण मैं ये मानता हूं कि वो अकेले दौड़े थे, वो ग्राउंड पे नहीं उतरे थे। तो आपको ग्राउंड में उतरकर अपनी रियलिटी को चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है विनोद भाई। आप शिक्षा आपके विभाग आपका आप शिक्षा विभाग में वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है, तो जी आपने किस प्रकार तैयारी की थी कि आप इस पोस्ट तक पहुंच पाए? विनोद भाई, मैं जहां तक मेरी बताऊं, मैं जयपुर था, मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन की थी लगभग 2 ढाई महीने। और 2.5 महीने बाद में जब मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ पर मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए था, तब मेरे आदरणीय संजय पाल जी शौरान, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, मुझे बाई किस्मत से मानता हूँ मैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। उनके साले साहब थे जो मेरे दोस्त थे, वो वहां पर टेस्ट सीरीज देने जाते थे। फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, और वहां पर मैंने लगभग 24 टेस्ट दिए थे। हर सप्ताह एक टेस्ट होता था हमारा, जी। और उन 24 टेस्ट में चूंकि उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स थे और मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक्स थे वो उन्होंने क्लियर करवाए थे। तो उस चीज का मुझे बड़ा फायदा मिला था, और इसीलिए मैं हर बच्चे को कहता हूं कि आप अगर अपने आप को परखोगे नहीं तो फिर मात खा जाओगे। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ ईगो है वो हमें किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगने में हर्ट करता है। हम किसी भी, जैसे आप ही मान लीजिए, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, और अगर मैंने विनोद भाई को बता दिया कि यार ये तो मुझे आता नहीं, और मैं विनोद भाई से कैसे पूछने जाऊं, वो सोचेगा यार इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो ये एक बड़ा समस्या होती है सेल्फ ईगो वाली। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी काबिल व्यक्ति लगता है, कोई भी योग्य व्यक्ति लगता है कि उसको ये टॉपिक आता है,
और अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके पास जाएं, उसके पास बैठें और उससे उसको सीखें, तो उससे आपको बड़ी मदद मिलती है। जब आप दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं, और दोस्त वही होने चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हों और तैयारी में लगे हुए हों, वो आपको बिल्कुल सफल बनाने में योगदान देते हैं। मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, एक मीणा साहब थे, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं है, मुझे लाइब्रेरी में मिला करते थे वो, जी। और पढ़ते पढ़ते ही उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो हम दोनों जब भी वो चाय पीने जाते थे तो मुझे पुकार लिया करते थे, अच्छा देवकन चलो चाय पी के आता है। और चाय पीने के बहाने हम वहां पर चाय के थड़ी पर बैठ के किसी भी टॉपिक पर आधे आधे पौन पौन घंटे तक चर्चा करते थे। सही पे उस चर्चा। व्यक्ति हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे वो टॉपिक सिखाए जो मेरे कमजोर थे, और मैं अक्सर उससे वही पूछता था जो मेरे कमजोर होते थे। तो इस चीज का मुझे बड़ा फायदा मिला। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके दोस्तों में अगर कोई योग्य दोस्त है तो उनसे आप सीखें। किसी भी व्यक्ति से पूछने में हिचकिचाएं नहीं, शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका मकसद है सीख कर जो प्राप्त करना, नौकरी को लेना, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सीखेंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों से पूछने में घबराएं नहीं, उनके साथ चर्चा करें और उनसे सीखें, और जो उनको नहीं आता है आप उनको बताएं। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा और आप दोनों को फायदा होगा। चलो, हम अभी काफी सारी इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, और आजकल इस कोरोना काल के अंदर एक लगातार पढ़ना भी, इसके साथ साथ में फन भी जरूरी है। चलो, आप जी, भी ऐसा कोई फनी किस्सा आपके स्कूली जीवन का या फिर उनके बाद का कोई शेयर करना चाहें, स्वागत है। देखिए फनी किस्से तो बहुत सारे हैं। अक्सर होता क्या था कि जैसे हम कई सारे दोस्त जब तैयारी कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे और हम नोट्स बना रहे थे एक दिन बैठे बैठे टॉपिक के। तो वो जो हमारे मित्र थे वो थोड़ा संजीदा स्वभाव के थे, है ना। उनको हर पंक्ति में क्वेश्चन खोजने की आदत थी। तो हम दोस्त बैठे थे नोट्स बना रहे थे, तो अचानक से वो हमारे पास आए और हम बैठे बैठे बना रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम अक्सर ऐसा करते थे कि आपने अपने जो पढ़ा था उसमें से आपने कुछ क्वेश्चन बनाए और फिर अपने दोस्तों से उनको पूछा, है ना। 10 क्वेश्चन आपने पूछे, 10 मैंने पूछे, 10 किसी और ने पूछे, तो 30 क्वेश्चन जैसे हंसी मजाक में तैयार हो जाते थे। तो वो आए और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, आग का आविष्कार कैसे हुआ था। अब आग का आविष्कार मतलब उसका कोई फैक्ट नहीं होता वैसे। जब हम पढ़ते हैं कि पाषाण काल में जब मानव कुछ नहीं जानता था, तो हम एक कहानी पढ़ते हैं ये वाली कि पत्थर। वो पत्थर से पत्थर टकराया होगा, उससे चिंगारी उठी होगी और उससे आदमी को लगा होगा अरे इससे तो आग भी उत्पन्न हो सकती है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसका कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था हमें, तो हमने उनसे कहा कि चलिए ठीक है आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा संयोग से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आप लेके आए। तो उन्होंने कहा देखिए इस पाठ की पहली पंक्ति है कि आग का आविष्कार संयोग से हुआ था। तो ये एक मतलब वो किस्सा था जो मेरे हिसाब से आपको प्रेरणा भी देता है और आपको गुदगुदाता भी है। प्रेरणा इसलिए देता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आपकी सोच इतनी विकसित होनी चाहिए कि आप ये ढूंढ सकें कि प्रश्न क्या है। और गुदगुदाता इसलिए है कि उन्होंने प्रश्न ऐसा बनाया जो मेरे हिसाब से कोई प्रश्न भी नहीं था। तो कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं हमारे साथ बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर हमारे विद्यार्थियों के साथ में जुड़े। लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारे इस चैनल पर आकर। जी बिल्कुल विनोद भाई, मैं एक सच्चाई मेरे दोस्तों को और आपके व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 1 साल पहले अ, आपसे हुई थी, फेसबुक के माध्यम से आपसे संपर्क हुआ था, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से फिर आपसे बातें हुई थी। और ये गत सत्र अप्रैल मई की ही बात है, अप्रैल, हाँ अप्रैल की बात है। बिल्कुल। तो मुझे चूंकि इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, और आपने उस वक्त प्रेरित किया था मुझे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको वीडियो बनाने चाहिए। तो आप ही की प्रेरणा से शायद मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। हमें अपने आपसे मैंने बड़ा कुछ अपने सीखा था मैंने, अपने कई सारे व्यूअर्स। सॉफ्टवेयर्स आपने बताया, कई सारी चीजें आपने बताई। तो मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। दूसरी बात आपने कहा कि मेरे चैनल पे आके कैसा लग रहा है, तो ये बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन विनोद भाई के साथ कुछ बातें की जाए लाइव सेशन में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ मिलकर बातें करने में, और
अगर ईश्वर ने चाहा और ये दौर हटा तो कभी आपसे मिलने ज़रूर आएँगे आपके पैतृक बिल्कुल, गाँव। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत, बहुत स्वागत है। हम जी। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि देवकर्ण जी वर्तमान में एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप सर्च कर सकते हैं देवकर्ण गंडास के नाम से। लिंक मैं जी। डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूँगा। आप इनके चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। अगर आप रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।